दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और इसका क्लाइमेक्स तो ऐसा है कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सीरीज का नाम है सुझल द वॉर्टेक्स और इस पूरी सीरीज में आपको बहुत सारे सस्पेंस और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सीरीज को IMDb पर 8.2 स्टार की काफी अच्छी रेटिंग भी मिली है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आज हम इस पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैक्ट्री के वर्कर्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इन सभी का लीडर होता है षणमुगम, जिसके कहने पर ये सभी वर्कर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल इस फैक्ट्री को पहले मुकेश जी चलाते थे और वो वर्कर्स को अपने परिवार की तरह मानते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही वो फैक्ट्री उन्होंने अपने बेटे त्रिलोक के नाम कर दी। त्रिलोक बहुत ही मतलबी इंसान है और उसे सिर्फ अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है, जिसके कारण अगर वर्कर्स थोड़ी सी भी आने में देरी करते तो वो पूरे दिन की सैलरी काट लेता। इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैर, इस वजह से त्रिलोक सब इंस्पेक्टर सक्काराई और इंस्पेक्टर रेजिना को बुलाता है। पहले तो वर्कर्स से आराम से बात की जाती है, लेकिन फिर रेजिना वर्कर्स पर लाठीचार्ज करने के लिए कहती है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। फिर रात को जब षणमुगम अपने घर आता है तो उसकी नजर उसकी छोटी बेटी नीला की रिपोर्ट कार्ड पर पड़ता है। वो देखता है कि वो एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है और वो इस बात को लेकर नीला के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और इस पर नीला भी अपने पापा से कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। खैर, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस गांव में किसी फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं। दरअसल अगले दिन से इस गांव में मैना कोल्लई फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इस फेस्टिवल में अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सब इंस्पेक्टर सक्काराई की एंगेजमेंट एक लक्ष्मी नाम की लड़की से होती है, जिसमें रेजिना भी आई होती है। लेकिन सेलिब्रेशन के चलते रेजिना पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी लेती है, जिसके कारण सक्काराई को उन्हें उनके घर तक छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रेजिना का एक बेटा भी है जिसका नाम होता है अधिसयम और यही रेजिना को यहाँ से ले जाता है। कि तभी सक्काराई अधिसयम से पूछता है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ मुन्नार घूमने जाने वाले थे ना, कब जा रहे हो? तो इस पर अधिसयम कहता है कि आज रात ही में निकल रहा हूँ। और इधर आज रात ही अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा शुरू हो जाती है और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुजारी जी विधि के अनुसार एक थाली में एक खोपड़ी लेकर चल रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को एक खबर मिली है कि फैक्ट्री में आग लग चुकी है। तो सक्काराई तुरंत फैक्ट्री पहुंचता है और वो देखता है कि षणमुगम पहले से ही वहां खड़ा होता है। फिर धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते, बस खड़े होकर फैक्ट्री को जलते हुए देखते हैं। फिर सबसे लास्ट में त्रिलोक भी आ जाता है और वो अपने पापा को कहता है कि देखा आपने, उसने कहा था कि वो फैक्ट्री को जला देगा और उसने सच में जला दिया। दरअसल त्रिलोक को शक था कि षणमुगम ही इस साजिश के पीछे है, क्योंकि जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब षणमुगम ने कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो फैक्ट्री को आग लगा देंगे। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है और फौरन फायरमैन आकर आग बुझा देते हैं। इसके बाद षणमुगम भी अपने घर चला जाता है और क्योंकि बहुत रात हो गई थी इसलिए वो अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करता। पर अगले सुबह जब वो देखते हैं कि नीला के रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वो घर में भी कहीं पर नहीं होती, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और बाहर उसकी स्कूटी भी खड़ी थी, मतलब वो पैदल ही कहीं गई होगी। अब हम देखते हैं कि नीला के घर में उसके साथ उसका बाप यानी षणमुगम रहता है और उसकी माँ आश्रम में रहती है और नीला की बड़ी बहन यानी कि नंदिनी शहर में जॉब करती है। नीला के चाचा चाची भी होते हैं जो उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन उनका घर आना जाना लगा रहता है। अब बहुत देर हो जाने के बाद भी जब नीला घर पर नहीं आती तो षणमुगम अपनी पत्नी को फोन लगाता है, लेकिन नीला वहाँ पर भी नहीं होती। फिर उसके दोस्तों ने भी बताया कि वो यहाँ नहीं है। उसके पापा और चाचा पूरे गांव में उसे ढूंढते हैं, लेकिन नीला कहीं नहीं मिलती, यानी कि नीला किडनैप हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्रिलोक इंस्पेक्टर रेजिना से षणमुगम को अरेस्ट करने को कहता है, तो इस पर पूरी पुलिस फोर्स षणमुगम के घर आ जाती है। तो वहाँ इन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी रेजिना उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर उसी रात नीला की बड़ी बहन नंदिनी गांव आ जाती है और वो सबसे पहले अपने पापा को छुड़ाने पुलिस स्टेशन जाती है और वो कहती है कि मेरी छोटी बहन मिसिंग है, उसे ढूंढने की बजाय आप लोगों ने मेरे पापा को ही यहाँ अरेस्ट करके रखा है। तो इस पर सक्काराई कहता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है
और तुम्हारे घर से कोई भी नीला की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए अभी तक नहीं आया। अब दोस्तों, इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन उनके बीच इतनी दोस्ती नहीं थी। अब इन दोनों की बहस के बाद नंदिनी नीला की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है और अपने पापा से मिलकर घर चली जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो सक्कराई नीला के घर के आसपास जितने भी रास्ते हैं उन सभी के सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाता है और उसे अच्छे से चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि नीला एक बस स्टॉप पर खड़ी थी और तभी एक रेड कलर की वैन आती है और नीला को किडनैप करके ले जाती है। फिर सक्कराई तुरंत उस लोकेशन पर जाता है जहां उसे नीला की आईडी कार्ड मिलती है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रेजिना को, जो भी उसी लोकेशन पर आ जाती है। फिर वो दोबारा उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से देखती है, जिसमें वो देखते हैं कि जिस रेड कलर की वैन से नीला को किडनैप किया गया था उस गाड़ी के नंबर प्लेट को जानबूझकर ढक दिया गया था। मतलब ये पूरी किडनैपिंग एक सोची समझी साजिश थी। फिर सक्कराई नीला के घर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि नीला के गायब होने की खबर को सुनकर उसकी माँ भी अब घर आ चुकी है। फिर सक्कराई नंदिनी को नीला की आईडी दिखाता है जो उसे उस बस स्टॉप पर मिला था। ये आईडी देखकर नीला पूछती है कि तुम्हारे पास ये आईडी कैसे आया, तो इस पर सक्कराई कहता है कि एक बस स्टॉप से किसी ने नीला को किडनैप कर लिया है और ये आईडी उसी बस स्टॉप पर मिली है। फिर वो कहता है कि अगर ये किडनैपिंग फिरौती के लिए किया गया होता तो अभी तक कॉल आ चुका होता, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। ये सब सुनने के बाद नंदिनी बहुत रोने लगती है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में फैक्ट्री के ओनर मुकेश जी आते हैं और षणमुगम को अपने साथ ले जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, अगर आपको इसे अरेस्ट करना ही है तो सबसे पहले सबूत लेकर आइएगा। फिर दूसरे सीन में हम कोंथ डारमन नाम के एक बंदे को देखते हैं। दरअसल ये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया है और इसका काम है फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर इंश्योरेंस ऑफिस में भेजना, तब जाकर त्रिलोक को इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट मिलेगा। और अगर रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि ये हादसा फैक्ट्री के लो मेंटेनेंस के कारण हुआ है तो इनका ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं रेजिना, सक्कराई और नंदिनी को जो पूछताछ करने के लिए नीला के स्कूल जाते हैं, जहां उसके क्लास टीचर से पूछताछ करने के बाद वो बताती है कि नीला 9th क्लास तक टॉपर थी, पर 10th में आने के बाद वो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर होने लगी। और दूसरी तरफ नीला की एक क्लासमेट नंदिनी से कहती है कि पता नहीं क्यों पर पिछले कुछ महीनों से नीला थोड़ी सी डरी हुई रहती थी, पर वो किससे डरती थी ये मुझे नहीं पता। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और बाद में सक्कराई नीला के ट्यूशन सेंटर जाता है, जहाँ उसके ट्यूशन टीचर पुष्पराज कहने लगता है कि अगर आप नीला के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बस यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आती थी और मैं उसे पढ़ाता था, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पर अब सक्कराई कहता है कि मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा कि नीला मिसिंग है, तो तुम्हें ये कैसे पता चला? तो पुष्पराज कहता है कि कुछ लड़के यहाँ पर पढ़ने आते हैं और उन्होंने ही मुझे बताया था। फिर सक्कराई उन बच्चों से मिलता है और उनसे नीला के बारे में पूछताछ करता है, तो उसे पता चलता है कि इन चारों में से एक लड़का नीला को पसंद करता था, इसलिए उसने नीला को एक बार प्रपोज भी किया था, पर नीला ने मना कर दिया। पर एक दिन एक लड़का आया था और वो उसे धमका रहा था और उसने उससे नीला से दूर रहने के लिए कहा था। तो सक्कराई उन चारों से पूछता है कि वो लड़का कौन था, तो इस पर ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कौन था। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी इस गांव में मयना कोल्लई फेस्टिवल चल रहा है, तो सक्कराई उन लड़कों को अपने साथ उसी फेस्टिवल में लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें वो लड़का दिखे तो मुझे बताना। लेकिन इन्हें वो लड़का नहीं मिलता, पर इन लड़कों से सक्कराई को ये पता चल जाता है कि नीला की एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है मलार। फिर सक्कराई ये बात इंस्पेक्टर रेजिना को बताता है, तो रेजिना कहती है कि मलार तो हमारे विलेज के काउंसलर की बेटी है। फिर ये दोनों मलार से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, पर मलार से बात नहीं हो पाती क्योंकि मलार खुद को कमरे में बंद कर लेती है और पुलिस से बात नहीं करना चाहती। फिर विलेज काउंसलर कहते हैं कि देखिए, अगर वो आपसे बात करना नहीं चाहती तो उसे छोड़ दीजिए, वो अभी एक छोटी सी बच्ची ही है। तो मजबूरन इन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग वापस आते वक्त एक जगह पर रुकते हैं और सक्कराई कहता है कि बच्चे ऐसे भी पुलिस को देखकर डरते हैं, हम एक काम करते हैं, नंदिनी को मलार से मिलने भेजते हैं, हो सकता है कि वो उसे कुछ बता दे। फिर सक्कराई नंदिनी को एक जगह पर बुलाता है और रेजिना गाड़ी लेकर उसे लेने चली जाती है।
पर एक कांस्टेबल सक्का राय के साथ रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि विलेज काउंसलर अपनी बेटी को लेकर कहीं जा रहा होता है। ये देखकर सक्का राय को कुछ गड़बड़ लगता है। वो सोचता है कि अभी तो हम इनसे मिलने गए थे और उसके तुरंत बाद आधी रात को ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब सक्का राय भी अपनी बाइक से उनका पीछा करता है और कांस्टेबल से कहता है कि जब नंदिनी यहाँ पर आ जाएगी तो तुम उसके साथ मेरे पीछे आ जाना। फिर हम देखते हैं कि सक्का राय विलेज काउंसलर की गाड़ी को रोक देता है और उनसे पूछता है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, पर वो कुछ नहीं बताते। फिर वो मलार से भी पूछता है पर मलार भी कुछ नहीं बताती। तभी कांस्टेबल के साथ नंदिनी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी मलार से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि देख मलार, प्लीज तू जो भी जानती है हमें बता दे। अगर तू नहीं बताएगी तो हम नीला को कैसे ढूंढेंगे। फिर मलार सच बताती है कि मुझे पता है कि नीला को किसने किडनैप किया होगा, ये जरूर उसी का काम होगा। तो सक्का राय कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो मलार कहती है कि मेरे ख्याल से नीला को किडनैप करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रेजिना का बेटा अधिसयम है। ये सुनने के बाद सक्का राय को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रेजिना नंदिनी और उसके पापा क्षण युगम के साथ बैठकर अधिसयम के ऊपर बात कर रहे होते हैं। रेजिना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अधिसयम तो घूमने के लिए मुन्नार गया है और उसने तो मुझे वहाँ से कई सारे वॉइस नोट्स भी भेजे हैं। फिर रेजिना सबको वो वॉइस नोट्स सुनाती है। उसमें अधिसयम बता रहा होता है कि कब और कितने बजे वो मुन्नार पहुँचा और कौन से होटल में रुका हुआ है। फिर रेजिना कहती है कि अगर अधिसयम किडनैपिंग में शामिल होता तो वो मुझे ये वॉइस नोट्स क्यों भेजता। तभी मलार कहती है कि मैंने कई बार अधिसयम को नीला को तंग करते हुए देखा है। एक बार तो अधिसयम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा था और तभी एन वक्त पर मैं वहाँ पहुँच गई, तब जाकर उसने नीला को छोड़ा। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर रेजिना बहुत गुस्सा हो जाती हैं। फिर वो अधिसयम को कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वो उसके एक दोस्त को कॉल करती है और उसे जल्दी से जल्दी यहाँ आने को कहती है, लेकिन अधिसयम घर नहीं आता। तो इस पर सक्का राय कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को ढूंढने जाता हूँ। फिर सक्का राय उस होटल में पहुँच जाता है जिस होटल का नाम अधिसयम ने वॉइस नोट में लिया था। पर वो होटल वाला बताता है कि उसके होटल में 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी सक्का राय होटल के एक एक कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेता है पर उसे अधिसयम कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तलाशी लेते वक्त होटल के एक कमरे में उसे नीला की बड़ी बहन नंदिनी मिल जाती है। सक्का राय उसे देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इस पर नंदिनी जवाब देती है कि उस दिन वॉइस नोट में अधिसयम ने इस होटल का नाम लिया था और मुझे लगा कि पुलिस इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गई। पर इस होटल वाले ने बताया कि अधिसयम यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगा कि ये होटल वाला झूठ बोल रहा है, इसलिए सच का पता लगाने के लिए मैंने खुद इस होटल में एक कमरा बुक कर लिया। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि सक्का राय लोकल पुलिस की मदद से इस शहर के सभी होटल्स में चेकिंग करता है पर अधिसयम उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। तभी एक पुलिस वाले को एक खबर मिलती है कि पास ही के एक प्लांटेशन एरिया में कुछ बच्चों को देखा गया है। फिर ये लोग फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही रेड कलर की वैन दिखती है जिससे नीला को किडनैप किया गया था। फिर वो देखते हैं कि घर बाहर से बंद है, पर जब खिड़की के अंदर झांकते हैं तो उन्हें अधिसयम का मोबाइल दिखता है। इसका मतलब अधिसयम यहीं पर है। तभी हम देखते हैं कि अधिसयम के दोस्त बाजार से कुछ सामान खरीदकर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को देख के वो लोग भागने लगते हैं। पर सक्का राय उन्हें पकड़ लेता है और फिर उन सभी को गाड़ी में डालकर वापस गांव की तरफ ले जाने लगता है। वहीं इधर गांव का सीन कुछ ऐसा है कि पूरे गांव वाले हथियार के साथ रेजिना के घर की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल उन्हें ये बात पता लग चुकी थी कि उनके बेटे ने नीला को किडनैप किया है और इंस्पेक्टर रेजिना अपने बेटे को बचा रही है। और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांव वाले के हमला करने से पहले सक्का राय और नंदिनी अधिसयम के दोस्तों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि असल में नीला और अधिसयम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग ये बात अपने घर वालों को नहीं बताते क्योंकि षणमुगम और रेजिना फैक्ट्री को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसलिए उन्होंने घर से भागने का प्लान बनाया। और उनके दोस्तों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जो भी वॉइस नोट रेजिना को अधिसयम भेजता था वो दरअसल पहले से ही अधिसयम ने रिकॉर्ड कर लिया था और रोज उनके दोस्त एक वॉइस नोट रेजिना को भेजा करते थे। और असल में नीला और अधिसयम उसी दिन ट्रेन पकड़कर मुंबई चले जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक बार नीला की स्कूल में खो खो का कंपटीशन चल रहा था
और उस दिन अधिसयम भी वहाँ पे गया था। नीला खो खो खेलने में बहुत ही अच्छी थी और उस दिन भी उसने बहुत अच्छा खेला और उसकी वजह से उसकी टीम जीत गई। फिर अधिसयम नीला को बधाई देने आता है और यहीं से उन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि नीला अधिसयम से तब मिला करती थी जब मलार उसके आसपास नहीं होती थी। मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मलार को भी कुछ भी पता नहीं था। इसलिए आपको याद होगा कि एक बार मलार कह रही थी कि अधिसयम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मलार ने उसे उस टाइम पर बचा लिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अधिसयम और नीला वहाँ पर सबसे छुपकर मिल रहे थे और उसी टाइम पर मलार वहाँ आ जाती है और उसे इस घर के सामने नीला की स्कूल बैग दिख जाती है, इसलिए वो घर की तरफ जाने लगती है। उधर अधिसयम को भी ये पता चल जाता है कि मलार यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण इनका कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप मलार को पता ना चल जाए। इसलिए नीला मलार को ऐसा दिखाती है कि अधिसयम उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और ट्यूशन सेंटर के लड़कों को धमकी देने वाला भी अधिसयम ही होता है। खैर, ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं कि अपने अपने घर में अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे, पर वो बता नहीं पाते। उल्टा इन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर नीला और अधिसयम घर से भाग जाने का प्लान बनाते हैं और सक्का राय ने जो सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि किसी ने नीला को एक रेड वैन के अंदर खींच लिया था, वो दरअसल अधिसयम ही होता है और नीला की आईडी कार्ड को उसी ने बाहर फेंका था, जो कि सक्का राय को रोड के साइड में मिला था। फिर इनकी प्लानिंग के मुताबिक अधिसयम और उसके दोस्त मुन्नार जाते हैं और रोज एक वॉइस मैसेज अधिसयम की माँ यानी रेजिना को भेजते हैं और सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। और ये दोनों रेलवे स्टेशन में उतर जाते हैं और यहाँ से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सच्चाई पता चलने के बाद नंदिनी डिसाइड करती है कि वो वापस शहर चली जाएगी और वो उसी रात की एक ट्रेन टिकट बुक कर लेती है। और जब वो स्टेशन पहुंचती है तभी एक पुलिस कांस्टेबल रेलवे स्टेशन आता है और स्टेशन मास्टर से अधिसयम और नीला के बारे में पूछताछ करता है। ये देखने के बाद नंदिनी उस कांस्टेबल से पूछती है कि हमें तो पता चल गया है ना कि वो लोग मुंबई में हैं, तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन आप क्यों कर रहे हैं? तो इस पर कांस्टेबल जवाब देता है कि अरे मैडम, ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है और इसे हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर स्टेशन मास्टर कहता है कि आप उन दोनों का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं और वाकई में उन दोनों का नाम लिस्ट में होता है, लेकिन जिस ट्रेन में ये दोनों बैठे थे वो मुंबई नहीं गुवाहाटी जाती है। ये जानने के बाद नंदिनी हैरान हो जाती है और उसको ये सब थोड़ा अजीब लगता है। फिर नंदिनी सक्का राय को कॉल करती है और उसे ये सब बताती है। अब सीन चेंज होता है और हमें उस गांव में चल रहे फेस्टिवल मैना कोल्लई को दिखाया जाता है। दरअसल जब नई नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है तो पुरानी मूर्ति का विसर्जन करना पड़ता है, तो ये लोग अभी पुरानी मूर्ति को विसर्जन करने आए हुए होते हैं। खैर, उस पुरानी मूर्ति को झील में फेंक दिया जाता है और मूर्ति धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है और फिर हमें यहाँ एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। दरअसल उस पानी के अंदर अधिसयम और नीला की लाश होती है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में सीन कुछ ऐसा है कि मूर्ति विसर्जन के बाद उसमें कुछ पैसे फेंक दिए जाते हैं, तो गांव के बच्चे उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए पानी में कूद जाते हैं और फिर उनकी नजर नीला और अधिसयम की लाश के ऊपर पड़ती है। तब सारे गांव वालों को पता चल जाता है और फिर उन दोनों को पानी से निकाला जाता है। तब तक उस क्राइम स्पॉट पर रेजिना भी आ जाती है और अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है और तभी वहाँ पर नीला की फैमिली आ जाती है और वो भी नीला को देखकर खूब रोने लगती है। फिर सक्का राय नीला की बैग को चेक करता है तो उस बैग में उसे एक प्रेगनेंसी किट मिलती है, तो उन्हें लगता है कि शायद नीला प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए डर से उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। फिर बाद में डॉक्टर बताते हैं कि नीला प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन वो बच्चा अधिसयम का नहीं है और इन दोनों की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि इन दोनों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हुई है और मरने के बाद इसे पानी में फेंका गया है। मतलब इन दोनों का मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम करने के बाद इन दोनों की बॉडी को इनकी फैमिलीज को दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही नीला की बॉडी को घर लाया जाता है तो वहाँ मैना कोल्लई फेस्टिवल के पुजारी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नीला एक कुंवारी कन्या थी, इसलिए उसकी लाश हमें दे दो,
हम उसे जलाकर उसकी अस्थियों से भभूति बनाएंगे। दरअसल नीला प्रेग्नेंट थी, ये बात सिर्फ उसके परिवार वाले और पुलिस ऑफिसर्स को ही पता था। खैर, उसी टाइम इंस्पेक्टर रेजिना वहाँ आ जाती है और उस पुजारी को वहाँ से भगा देती है। फिर इंस्पेक्टर रेजिना षणमुगम से कहती है कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे को हक करते हुए मरे हैं और हमें इनकी लाश भी इसी हालत में मिली है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही किया जाए। तो इस बात पर षणमुगम राजी हो जाता है और पूरे विधि विधान के अनुसार इन दोनों का अंतिम संस्कार होता है। तभी शमशान घाट पर एक पागल आ जाता है कि देवी माँ इतने में खुश नहीं होगी, उन्हें इंसानों की बलि चाहिए। फिर उस पागल को वहाँ से भगा दिया जाता है। तभी सक्काराई देखता है कि नीला के ट्यूशन टीचर पुष्पराज भी वहाँ पर आए होते हैं, पर अचानक से सबसे छुपते हुए वो कहीं पर जाने लगते हैं और उसे ऐसे जाते देख सक्काराई को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुष्पराज नीला के घर के पीछे की तरफ जाता है और वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है, पर तभी सक्काराई का फोन बज जाता है और पुष्पराज को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। सक्काराई उसको पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर सक्काराई सभी चेक पोस्ट को कॉल करके पुष्पराज की गाड़ी का नंबर बता देता है कि अगर वो मिल जाए तो मुझे बताना। खैर, सक्काराई वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर पुष्पराज कुछ ढूंढ रहा था और सक्काराई भी देखने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या ढूंढ रहा था। तभी सक्काराई को एक मोबाइल मिलता है जो नीला की होती है, लेकिन ये मोबाइल पासवर्ड से लॉक होता है। लेकिन जैसे ही नंदिनी अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ देती है, पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। खैर, सक्काराई उस फोन को अच्छे से चेक करता है। फिर ये देखते हैं कि नीला ने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया है और अपनी रिसेंट पोस्ट में नीला ने लिखा था कि अमनी को क्या हुआ है। अमनी का नाम सुनते ही सक्काराई को याद आता है कि उस दिन जब वो विलेज काउंसलर के घर गया था तो उन्होंने भी बातों ही बातों में अमनी का जिक्र किया था। फिर सक्काराई और नंदिनी उस विलेज काउंसलर के घर जाते हैं। घर पहुंचते ही नंदिनी मलार से मिलने चली जाती है और इधर सक्काराई विलेज काउंसलर से बात करता है और वो बताते हैं कि 25 साल पहले जब ये फैक्ट्री बन रही थी तो यहाँ काम करने बाहर से मजदूर आए हुए थे और उस फैक्ट्री को बनाने का काम करते थे। उस फैक्ट्री के मालिक मुकेश जी ने उनसे वादा भी किया था कि वो उन लोगों को इस फैक्ट्री में काम देंगे। पर एक दिन एक मजदूर के घर से एक अमनी नाम की लड़की गायब हो जाती है जिसकी उम्र महज 15 साल की थी। फिर पुलिस उस लड़की को हर जगह पर ढूंढती है पर अमनी कहीं पर भी नहीं मिलती। इस हादसे के तुरंत बाद ही वो सभी मजदूर काम छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ मलार नंदिनी को बताती है कि नीला को जब अमनी के बारे में पता चला तब से वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती थी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी सक्काराई को खबर मिलती है कि पुष्पराज की बाइक को मैना कोल्लई फेस्टिवल में देखा गया है। फिर सक्काराई तुरंत वहाँ पहुँचता है और पुष्पराज को पकड़ लेता है और वहीं पर उसे खूब मारने लगता है। पर तभी उसे नीला की चाची नजर आती है जो पुष्पराज के साथ थी। दरअसल पुष्पराज और नीला की चाची के बीच में चक्कर चल रहा है। ये जानने के बाद सक्काराई और नंदिनी दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर सक्काराई पुष्पराज से पूछता है कि तुम नीला की मोबाइल को क्यों ढूंढ रहे थे। तो आखिरकार पुष्पराज को सच बताना पड़ता है कि दरअसल नीला ने पुष्पराज और उसकी चाची का एक गलत वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और वो इस वीडियो से उसे बहुत ब्लैकमेल किया करती थी। और फिर वो कहता है कि जिस रात वो गायब हुई थी उस रात नीला और अधिसयम मेरे पास आए थे और वो मुझसे 1 लाख रुपए लेकर गए और तभी नीला की चाची ने मुझे कहा था कि नीला की मोबाइल उसके घर के पीछे है। फिर उसके बाद वो दोनों गायब हो जाते हैं और उनके घर में हमेशा भीड़ लगी रहती है, इसलिए मैं उस फोन को वहाँ से नहीं ले पा रहा था। फिर नीला के अंतिम संस्कार के दिन मुझे एक मौका मिला उस मोबाइल को ढूंढने का, पर इससे पहले कि वो मोबाइल मुझे मिलता आप मुझे उसे ढूंढते हुए देख लेते हो और फिर मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम कोंथ डार्मन को देखते हैं जिसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्री में जला हुआ एक थिनर का डब्बा मिलता है। जब वो उसके बारे में पता लगाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि हाल ही में फैक्ट्री में पेंट का काम चल रहा था, शायद इसलिए थिनर को लाया गया होगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं नीला और अधिसयम की लाश जहां मिली थी। पुलिस उस जगह की अच्छे से तलाशी लेती है इस उम्मीद से कि शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये लोग खूनी का पता लगा सकें। तभी अचानक से थोड़ी ही दूर पर जंगल में उन्हें एक कैंप दिखाई देता है। दरअसल मैना कोल्लई फेस्टिवल में जो अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा हो रही है उसके पुजारी और उनके लोग यहाँ पर कैंप लगाकर रहते हैं। पुलिस वाले पूरे कैंप की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें एक गुफा मिलती है जिसके अंदर जगह जगह पर खून के निशान होते हैं। फिर इस खून का सैंपल कलेक्ट करके फॉरेंसिक की टीम को टेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है। खैर, तभी कांस्टेबल कहता है
कि मैम, जब 25 साल पहले ये फैक्ट्री बन रही थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी, और जिस दिन ये फैक्ट्री जल रही थी उस दिन नीला गायब हुई। हो सकता है अंगला परमेश्वरी देवी के लिए बच्चों की बलि दे दी गई हो। तभी सक्काराई और इंस्पेक्टर रेजिना को उस पागल बंदे की बात याद आती है जो उस दिन नीला के अंतिम संस्कार के समय कह रहा था कि माँ को इंसानों की बलि चाहिए, माँ बलि मांग रही है। तो ये बलि की बात सुनने के बाद सबसे पहला शक उन्हीं पुजारियों के ऊपर जाता है। फिर पुलिस उनके कैंप की तलाशी लेती है। तभी सक्काराई को एक कैंप के अंदर नीला की फोटो मिलती है। फिर थोड़ा और तलाशी लेने के बाद सक्काराई को वहाँ से 1 लाख रुपए भी मिलते हैं, और ये वही पैसा होता है जिसे अधिसयम और नीला ने पुष्पराज से लिया था। खैर, अब पुलिस को पता चलता है कि जिस कैंप में उन्हें 1 लाख रुपए मिले हैं वो कैंप किसी और का नहीं बल्कि उसी पागल का था। फिर उस पागल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। फिर इस पागल के बारे में अच्छे से जानने के लिए सक्काराई उसी पुजारी के पास जाता है, तो वो बताता है कि 25 साल पहले जो अमनी नाम की लड़की गायब हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि इसी पागल की बहन थी। फिर वो अपनी बहन को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे वो पागल हो जाता है और अब वो हर साल मैना कोल्लई फेस्टिवल में आता है और अंगला परमेश्वरी देवी को कहता है कि जो भी उसकी बहन के साथ हुआ वो किसी और की बहन के साथ ना हो, और ये अपनी बहन के नाम से एक मंदिर बनाना चाहता है जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो सच्चाई जानने के बाद सक्काराई फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और उस पागल को नीला की एक फोटो दिखाकर कहता है कि इस लड़की को देखो, तुम्हारी बहन की उम्र की है, पर किसी ने इसे और अधिसयम को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। फिर सक्काराई कहता है, मुझे सच बता दो कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। तो फाइनली वो सच बता देता है और हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि पुष्पराज से 1 लाख रुपए लेने के बाद नीला और अधिसयम इसके पास आते हैं और फिर वो इस पागल को पैसे का लालच देकर कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए एक खून कर दोगे तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, पर ये मना कर देता है। फिर अधिसयम उसे 1 लाख रुपए दिखाता है और कहता है कि हमारे पास सच में 1 लाख रुपए हैं, अगर तुम उसे मार दोगे तो हम तुम्हें ये पैसे दे देंगे। पर तभी पैसे देखकर वो पागल अचानक से इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और वो पागल उनसे वो 1 लाख रुपए भी छीन लेता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर नीला अधिसयम से कहती है कि इसे जाने दो, अब हम उस बंदे को खुद ही मारेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और सक्काराई उससे पूछता है कि वो दोनों किसे मारने की बात कर रहे थे। तो इस पर वो पागल बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगले दिन उस गुफा से लिया हुआ ब्लड सैंपल का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो खून किसी आदमी का नहीं बल्कि बकरियों का होता है। फिर सक्काराई नीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए अस्पताल जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में नंदिनी पहले से ही होती है। तो सक्काराई उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन नंदिनी नहीं जाती और सक्काराई से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी इस रिपोर्ट को देखने दो, और लास्ट में सक्काराई राजी हो जाता है। फिर डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट देते हैं और इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि नीला के पेट में जो बच्चा था वो अधिसयम का नहीं है। और रिपोर्ट से एक बात और पता चलती है कि नीला के प्राइवेट पार्ट्स में काफी ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं, और ऐसा तब होता है जब कोई किसी लड़की का लंबे समय से रेप कर रहा हो। ये सुनने के बाद नीला अचानक से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंदिनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर नंदिनी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। खैर, उसके बाद जब नंदिनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है तभी वो अचानक फिर से बेहोश हो जाती है। उस घटना से नंदिनी के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है एक साइकियाट्रिस्ट की जिसका नाम होता है डॉक्टर संघमित्रा, जो काफी समय से नंदिनी का ट्रीटमेंट कर रही है। अब वो नंदिनी के घर वालों से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नंदिनी बचपन में भी कई बार ऐसे ही बेहोश हो जाती थी, पर पिछले 7 साल से वो गांव से बाहर रह रही है और तब से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर जब वो 7 साल बाद गाँव आई तो फिर से वो बेहोश होने लगी। अब इस पर डॉक्टर संघमित्रा बताती हैं कि नंदिनी के दिमाग से उसके बचपन की कुछ यादें गायब हो गई हैं। दरअसल कभी कभी किन्हीं यादों से हमें बार बार तकलीफ मिलती है, तो हमारा दिमाग उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए उस मेमोरी को हमारे दिमाग से डिलीट कर देता है। और शायद हो सकता है कि बचपन में नंदिनी के साथ भी कुछ बुरा हुआ था जिसे वो भूल चुकी है, या हो सकता है कि उसका भी बचपन में रेप किया गया हो, लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं है। पर जब उसे पता चला कि नीला के साथ रेप किया गया था तो उसकी मेमोरी कुछ कुछ वापस आने लगी है
और इसी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को उस झील के पास मर्डर वेपन मिल जाता है जिससे नीला और अधिसयम का कत्ल किया गया था, और फिर इसे भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। इधर सक्काराई को पता चलता है कि नीला ने जो फेसबुक ग्रुप बनाया था उसमें टोटल 5 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 लोग तो नीला, अधिसयम और मलार ही थे और एक उसी की स्कूल फ्रेंड थी, पर एक आईडी का पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। फिर सक्काराई नीला के स्कूल जाता है और मलार से पूछता है कि तुम्हारे अलावा नीला के और कितने दोस्त थे। तो मलार कहती है कि मेरे अलावा नीला की और कोई भी दोस्त नहीं थी। तभी सक्काराई त्रिलोक को स्कूल के अंदर देखता है और जब वो उसके बारे में मलार से पूछता है तो मलार बताती है कि त्रिलोक सर तो हमारी खो खो टीम को स्पॉन्सर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि त्रिलोक एक लड़की को डांट रहा होता है और वो लड़की रोने लगती है। फिर त्रिलोक उसे चुप कराने के बहाने उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। ये सब देखकर सक्काराई को बहुत अजीब लग रहा होता है। वहीं अब सीन चेंज होता है और हम कोंथ डार्मन को देखते हैं जो कि एक दुकान में जाता है और 20 लीटर थिनर मांगता है। दरअसल कोंथ डार्मन को शक होता है कि किसी ने शायद थिनर की मदद से फैक्ट्री में आग लगाई थी, लेकिन दुकानदार उसे थिनर नहीं देता। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो थिनर का डब्बा हासिल कर ही लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है सक्काराई की तरफ, जो त्रिलोक के फार्म हाउस के अंदर सबसे छुपते छुपाते चले जाता है, जहां उसकी नजर दीवार पे लगी हुई कुछ फोटोज पर पड़ती है जो सक्काराई ने नीला के मोबाइल में देखी थी। फौरन यहाँ से हॉस्पिटल जाता है जहाँ रेजिना और षणमुगम भी होते हैं और वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे त्रिलोक की फार्म हाउस में वही सब फोटोज हैं जो नीला के मोबाइल में मिली थी और वो कैसे खो खो खेलने वाली लड़कियों को गलत तरीके से टच कर रहा था। फिर सक्काराई कहता है कि मुझे पूरा शक है कि इन मर्डर्स के पीछे इसका हाथ है और वो अननोन फेसबुक अकाउंट भी इसी का होगा। फिर सक्काराई बताता है कि जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी उस दिन त्रिलोक सबसे लास्ट में आया था। तो ये सब सुनने के बाद रेजिना और षणमुगम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो किसी भी तरीके से त्रिलोक से बदला लेना चाहते हैं। फिर सक्काराई त्रिलोक का उसी फार्म हाउस से पीछा करता है और वो देखता है कि त्रिलोक किसी लड़की को मैना कोल्लई फेस्टिवल में छोड़कर चले जाता है। फिर सक्काराई रेजिना को कॉल करके बता देता है कि त्रिलोक अभी अभी हाईवे की तरफ जा रहा है। तभी रेजिना और षणमुगम त्रिलोक को आधे रास्ते में घेर लेते हैं और उसे किडनैप करके फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां ये दोनों त्रिलोक को खूब मारते हैं। पर त्रिलोक बार बार यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और इधर सक्काराई उस लड़की का पीछा करता है और मौका देखते ही उसे पकड़ लेता है। और यहाँ हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि दरअसल वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है, यानी वो किन्नर है। और इसका मतलब त्रिलोक एक गे है जिसे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट होता है। और वो सक्काराई को बताता है कि वो और त्रिलोक हमेशा रात में मिला करते हैं। और जब सक्काराई उससे नीला की मौत के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उनका इन दोनों के मर्डर्स में कोई हाथ नहीं है। फिर वो आगे बताती है कि जिस दिन नीला और अधिसयम गायब हुए थे उस दिन मैं और त्रिलोक फार्म हाउस पर थे, क्योंकि उस दिन मैना कोल्लई भी था, इसलिए त्रिलोक के फार्म हाउस पर कोई नहीं होता। और फैक्ट्री में आग भी उसी दिन लगी थी, इसीलिए त्रिलोक लेट से पहुंचा था। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि त्रिलोक ने उन दोनों का खून नहीं किया है, लेकिन इधर रेजिना और षणमुगम को ये बात पता नहीं थी और वो त्रिलोक को जलाकर मारने जा रहे थे। और इधर सक्काराई रेजिना को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर वो फौरन बाइक से फैक्ट्री की ओर निकलता है जहां उन्होंने त्रिलोक को रखा था। और जैसे ही ये लोग त्रिलोक को जलाकर मारने वाले होते ही हैं कि तभी वहां सक्काराई पहुंच जाता है और इन्हें रोक लेता है और कहता है कि इसने नीला और अधिसयम का खून नहीं किया है। और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर 8th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेजिना और षणमुगम ये दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और रेजिना सक्काराई से कहती है कि तुम असली खूनी का पता लगाओ। फिर सीन चेंज होता है कोंथ डार्मन की तरफ और हम देखते हैं कि वो इस फैक्ट्री के मालिक मुकेश जी से मिलने आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आपकी फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी। और अब हमें यहाँ पर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल मुकेश जी को ये पहले से ही पता लग गया था कि उनकी फैक्ट्री आगे जाकर डूबने वाली है, इसलिए मुकेश जी षणमुगम और रेजिना के साथ मिलकर फैक्ट्री को जलाने का प्लान बनाते हैं। रेजिना 30 लीटर थिनर लाकर षणमुगम को देती है ताकि वो फैक्ट्री को जला सके और इसी वजह से षणमुगम फैक्ट्री में दूसरे वर्कर्स के साथ प्रोटेस्ट करते हैं ताकि स्ट्राइक के बाद सब फैक्ट्री को छोड़कर अपने घर चले जाएं। फिर रात को षणमुगम फैक्ट्री में
आग लगा देता है। दरअसल इनका प्लान था कि आग लगाने के जुर्म में षणमुगम को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा उसे मुकेश जी सभी वर्कर्स के बीच में बांट देंगे और उसमें से कुछ हिस्सा षणमुगम और रेजिना को भी दे देते। लेकिन उस रात षणमुगम की बेटी गायब हो जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद कोंथाडार्मन कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा और आपको आपका इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सक्काराई की होने वाली बीवी यानी लक्ष्मी उससे मिलने पुलिस स्टेशन आती है और वो बताती है कि नंदिनी हॉस्पिटल से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर सक्काराई जब हॉस्पिटल में नंदिनी के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि नंदिनी को यहाँ से जाते टाइम किसी ने भी नहीं देखा था। फिर सक्काराई अपने घर जाता है, तभी उसके घर में काम करने वाली दीदी बताती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर नंदिनी आई थी, वो आपकी माँ के पास कुछ देर बैठी और जब मैं चाय बनाने के लिए गई तो वो यहाँ से चली गई थी। तभी अचानक से सक्काराई को याद आता है कि उसने अपनी गन एक अलमारी में रखी थी, लेकिन जब वो अलमारी खोलता है तो वहाँ पर गन नहीं होती। दरअसल एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान सक्काराई नंदिनी को अपने घर लेकर आया था, तभी नंदिनी ने ये देख लिया था कि सक्काराई अपनी गन को कहाँ पर रखता है। अब सक्काराई को समझ में आता है कि नंदिनी को उसका पास्ट याद आ चुका है और वो पक्का उसी आदमी को मारने गई होगी जिसने उसका रेप किया था। ये जानने के बाद सक्काराई फौरन उसके घर जाता है, पर उस टाइम उसके घर के सभी लोग अंगला परमेश्वरी देवी की पालकी समारोह देखने के लिए गए थे और उनके घर में सिर्फ नंदिनी की चाची थी और उन्हें ये नहीं पता था कि नंदिनी हॉस्पिटल से कहीं गायब हो चुकी है। फिर सक्काराई उन्हें बताता है कि नंदिनी हॉस्पिटल से कहीं चली गई है। ये सुनने के बाद नंदिनी की चाची परेशान हो जाती है और सबसे पहले नंदिनी की माँ को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर सक्काराई जब उनसे पूछताछ करता है तो वो बातों ही बातों में बताती है कि अगर उस दिन उसके चाचा अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा के लिए नहीं गए होते तो नीला गायब नहीं होती और वो जाने से पहले उसे जरूर बताती। ये सुनने के बाद सक्काराई कहता है कि क्या नीला के चाचा उस रात अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा के लिए गए थे? तो इस पर नंदिनी की चाची कहती है कि हाँ, वो तो पूजा के लिए गए थे और हर साल वही तो खोपड़ी को थाली में लेकर चलते हैं। और यहाँ हमें फिर से एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल उस दिन वो पुजारी की थाली में खोपड़ी लेकर चल रहा था। फिर सक्काराई को नंदिनी के चाचा के ऊपर शक होता है और वो उससे पूछता है कि क्या नंदिनी और नीला आपके घर आते जाती रहती थी? तो वो कहती है कि जब दोनों बहनें छोटी थी तब वो यहीं खेलने आती थी, लेकिन जब वो 12-13 साल की हुई तो उनका आना जाना थोड़ा कम होने लगा। अब सक्काराई को पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे उनके चाचा ही होते हैं। फिर सक्काराई नंदिनी के चाचा के फोन का लास्ट लोकेशन ट्रेस करके उसे ढूंढने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नंदिनी एक गन को लेकर अपने चाचा के सामने खड़ी होती है और वो नंदिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, फिर मैं अकेला पड़ गया, तब मुझे नीला का सहारा लेना पड़ा। अगर तुम नहीं जाती तो नीला के साथ ये सब नहीं करता और मैंने जानबूझकर नीला को नहीं मारा। और फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। दरअसल उस पागल के मना करने के बाद भी नीला अपने चाचा को कॉल करके एक जगह पर बुलाती है और जैसे ही वो आ जाते हैं तो अधिसयम एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए आता है। पर इससे पहले कि ये उसे मार पाता तभी फैक्ट्री में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण अधिसयम गिर जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये दोनों इसे मारना चाहते हैं। और फिर नीला का चाचा अधिसयम का उसी चाकू से गला काट देता है और उसी समय नीला अधिसयम को बचाने आती है और गलती से चाकू उसे भी लग जाता है और इसी तरह से वो दोनों यहीं पर मर जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि नंदिनी ट्रॉमा के चलते वो गन नहीं चला पाती और मौका देखकर नंदिनी के चाचा उससे गन छीन लेते हैं और फिर वो नंदिनी पर गन चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सक्काराई पहुँच जाता है और वो नंदिनी को बचा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की खूब हाथापाई होती है और तभी मौका देखकर नंदिनी गन उठा लेती है और एक एक करके गन में जितनी भी गोलियां थी वो सब उसके ऊपर चला देती हैं और फिर नंदिनी का चाचा वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।